पर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एएनएम क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पर पूरे है जो हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूरा पेपर का फॉर्मेट है जो आपको इंग्लिश में रहने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किए जाएँ। पूरा पेपर एएनएम का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनका भी अपकमिंग अलग अलग जगह के लिए एएनएम का एग्ज़ाम है, वो लोग तो इस क्लास को देखिए ही, इस पेपर को सॉल्व कीजिए ही। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो भी लोग अपकमिंग, चाहे कोई और अदर एग्ज़ाम दे रहे हों, आप रेलवे का दे रहे हों या स्टेट लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, वो लोग भी इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे हैं और मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन आपके ओबीजी एंड कम्युनिटी से आपको लिए गए हैं। होना चाहिए कि जो भी लोग पेपर देते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पेपर देते हैं तो यहाँ पे जब भी 100 क्वेश्चन वाले पेपर आते हैं तो कभी कभी कहीं पर 3 घंटे का समय दिया जाता है, कहीं कहीं पर 90 मिनट का टाइम है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ आप यहाँ पे मान के चलिए कि जो OMR बेस्ड पेपर होते हैं, आपको हार्ड कॉपी दी जाती है और जो आपको क्या करने होते हैं, आंसर हैं जो आपकी OMR सीट में फिल करने होते हैं, गोला लगाना होता है जिसको हम कहें, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, जो रूल्स पॉलिसी होती हैं एग्ज़ाम की उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी यही एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर पूरे आपको 100 MCQs हैं, जिसमें आपकी कम्युनिटी एंड ओबीजी मोस्ट ऑफ दी गई है। चलिए यहाँ पे हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेपर है जो आपका इंग्लिश फॉर्मेट में है, यहाँ पे जूम किया गया है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली विजुअल हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेल्थ इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ पीपल थ्रू ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट। तो हेल्थ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी कौन सी हेल्थ है, हेल्थ के बारे में यहाँ पे है, लेकिन ये किस तरीके की हेल्थ की बात की गई है, जिसमें आपको क्या कहा गया है कि द साइंस ऑफ मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, किसके थ्रू, इंडिविजुअल होलिस्टिक हेल्थ है, सोशल हेल्थ है या फिर एक कम्युनिटी हेल्थ है, ये किस तरीके की हेल्थ है। तो यहाँ पर एक जब यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, ये आर्ट एंड साइंस है, जिसमें हमें मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है अपनी हेल्थ के साथ साथ दूसरों की भी, तो ये कहलाएगी आपकी कम्युनिटी हेल्थ। कौन सी होगी ये, कम्युनिटी हेल्थ की। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है आपको डायरेक्टली, कम्युनिटी हेल्थ इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ पीपल थ्रू ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट। फिर है यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, what is an important aspect of community health services through that healthy and the vulnerable population and sick people are cared in their homes। तो यहाँ पर कौन सी केयर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कौन सी केयर के बारे में बात की जा रही है कि जहाँ पर कम्युनिटी में क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के थ्रू हेल्दी और वल्नरेबल पॉपुलेशन है, लाइक बच्चे हो गए, ओल्ड पीपल हो गए, और जो भी लोग यहाँ पे बीमार हैं उनकी केयर उनके घर जाकर करी जा रही है, केयर्ड इन देयर होम्स, उनके घर जाकर उनकी देखरेख की जा रही है। तो ये कौन सी केयर है, नर्सिंग होम है, होम विजिटिंग है, हेल्थ केयर है, कम्युनिटी केयर है। तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग होम में तो आपको नर्सिंग होम पहुँचना पड़ेगा, हेल्थ केयर सेंटर पहुँचना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके की केयर में बात की जा रही है कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप है, बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, स्वस्थ भी हो सकते हैं और अस्वस्थ भी हो सकते हैं, उनकी देखरेख उनके घर जाकर की जा रही है। तो ये पॉसिबल है ओनली होम विजिटिंग में। किस में पॉसिबल है, ओनली होम विजिटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉज पुट्रिफैक्शन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है जो या तो सड़ी हुई चीज़ है, डिकेइंग का मतलब जो सड़ी गली हुई चीज़ें हैं, या डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो उनके ऊपर रहेगा। तो वो क्या, ईस्ट है, सेप्रोफाइट्स है, कैंडिडा एल्बिकेंस या फिर एल्गी है, क्या है, जो यहाँ पर सड़ी गली हुई चीज़ों के ऊपर रहेगा और यहाँ पर वो क्या कॉज करेगा, पोट्रीफैक्शन। तो ये कहलाएगा सेप्रोफाइट्स, क्या होगा, सेप्रोफाइट्स। अब यहाँ पर जो एक बीमारी की बात की गई है, प्यूट्रीफैक्शन, क्या है, प्यूट्रीफैक्शन, जो कि एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, जिसको हम कह सकते हैं कि डिकम्पोज्ड आइटम है उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, ग्रोथ करेगा वहीं पर।
तो वो कहलाते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या कहलाएंगे? सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट वन इज द डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट आर कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ डिसीज। तो जो बीमारी इंसेक्ट के द्वारा होती है वो क्या कहलाती है? आर्थ्रोपोड बॉर्न, जूनोसिस, लिम्फेटिक या फिर हुकबॉम। तो कौन सी बीमारी कहलाएगी? जो यहाँ पर किससे होगी? इंसेक्ट से होगी। जूनोसिस तो क्या होगी? जो एनिमल से होगी। अब यहाँ पर हुकबॉम एक तरीके का क्या है? प्रोटोजोआ हो सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है? वॉर्म है। तो यहाँ पर एक कौन सी डिसीज़ कहलाएगी? ये कहलाएगी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज़। कौन सी? आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज़, जो बीमारियाँ इंसेक्ट्स के द्वारा कॉज होती हैं। फिर यहाँ पर इन इंडिया PSC वर स्टार्टेड एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जो क्या हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, स्टार्ट हुए थे भारत में एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो ये कब शुरू हुए थे? 1952, 1953, 1954 या फिर 1955 में। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है, क्या है? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि पीपल सेंटर्ड है, जिसमें कोलैबोरेशन भी रहेगा। और ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, ये आया था 1952 में। कब आया था? 1952 में। तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट के थ्रू तो यहाँ पे क्या हुआ था? ये चलाया ही गया था। लेकिन PHC की शुरुआत हुई थी इसमें। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत PHC की शुरुआत हुई थी, बट एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। प्राइमरी हेल्थ केयर के तौर पे नहीं हुए थे, PHC के तौर पे नहीं आए थे। तो यहाँ पर यदि PHC की हम बात करें, प्राइमरी हेल्थ केयर, तो आई थी 1978 में अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत जो PHC आए थे। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो कब आए थे? 1952 में। फिर यहाँ पर विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल लिविंग इन अ डिफाइंड एरिया। तो एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ प्रोवाइड करेगा। तो एक है हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, CHC है, PHC है, क्या है? तो एक इंस्टीट्यूशन जो आपको प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है वो कहलाते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको आप PHC यहाँ पे कह सकते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है। फर्स्ट में डायरेक्ट कम्युनिटी की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायरेक्ट है जो PHC की डेफिनेशन दी गई है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि इंस्टीट्यूशन है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर है जो एक्सेसिबल रहेगी। फिर यहाँ पर एड्स इज़ अ बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज़। तो एड्स किस तरीके की बीमारी है? संक्रामक बीमारी है, लेकिन किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगई या फिर वायरस। सबको पता है एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? HIV वायरस। तो यहाँ पर एक कौन सी है? ये है वायरस डिसीज़, वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज़। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन विच इज़ द गिविंग ऑफ फ्लूइड बाय माउथ टू प्रिवेंट एंड करेक्ट द डिहाइड्रेशन दैट इज रिजल्ट ऑफ डायरिया। तो यहाँ पर कौन सा फ्लूइड देंगे यदि किसी पर्सन को डायरिया हुआ है, डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन हुआ है तब? पानी देंगे, ORS देंगे, ग्लूकोज वाटर देंगे, टेंडर कोकोनट देंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा ORS दिया जाता है। जब भी डायरिया की बात की जाए, डिहाइड्रेशन की बात की जाए, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे आपका रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ऑफ प्रिजर्विंग द potency of vaccine at low temperature during storage at various level और during transportation from central store to state storage। तो यहाँ पर प्रोसेस है वैक्सीन को, क्या है? वैक्सीन की पोटेंसी को प्रिजर्व करने के लिए, वैक्सीन ख़राब ना हो, उनको लो टेम्परेचर पर स्टोर करना और स्टोर करके अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट कराना। जो भी स्टेट स्टोर है, सेंट्रल स्टोर से कहाँ तक? स्टेट स्टोर तक। यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैक्सीन के स्टोरेज हैं वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल, PHC लेवल पर सब जगह वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना। बट वैक्सीन ख़राब हुए बिना तो वो क्या कहलाएगा? चेन सिस्टम है। क्या ये? हॉट चेन सिस्टम है, कोल्ड चेन सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है। ये कहलाता है कोल्ड चेन सिस्टम, जहाँ पर वैक्सीन बनती है, बनने से लेके वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट होकर स्टोरेज होने तक की जो पूरी फुली प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन तक की,
और वैक्सीन को ख़राब हुए बिना ही हमें डिलीवर करवाना है तो वो कहलाता है कोल्ड चेन सिस्टम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ विच हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल, नेशनल, स्टेट या फिर इंटरनेशनल। क्या ये अकेला इंडिया का वास्ते, बिल्कुल नहीं है। क्या अकेला मध्य प्रदेश का है, नहीं है। कि अकेला ये बेंगलोर का है, तो ऐसा भी नहीं है, पूरा इंटरनेशनल है। क्या है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। पर विच रिफर्स टू मनी, गिफ्ट, गुड्स और स्टेट दैट वाइफ ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इन मैरिज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, जो भी वाइफ अपनी शादी के दौरान है, जो वाइफ अपने हस्बैंड के यहाँ लेके आएगी वो क्या कहलाएगी, ब्राइब है, डाउरी है, रिचुअल्स है या ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर क्या है, जो मनी, गिफ्ट्स, अच्छी चीज़ें, कुछ स्टेट्स मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकती है, जो वाइफ लेके आती है ड्यूरिंग हर मैरिज हस्बैंड के लिए, तो वो कहलाता है डाउरी। क्या कहलाता है, डाउरी, जिसको आप कह सकते हैं दहेज। नेक्स्ट वन, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज एंटी सोशल बिहेवियर कमिटेड बाय। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसके द्वारा, जो कि एक एंटी सोशल बिहेवियर है, मतलब समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये कौन लोग करेंगे, टोडलर करेंगे, ओल्ड एज करेंगे, मिडिल एज वाले करेंगे या यंग एज करेंगे। तो जो भी क्या है, कम उम्र के हैं, बिलो 18 ईयर्स हैं, यदि वो किसी भी तरीके के अपराध में फंसते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर में फंसते हैं, तो वो कहलाता है जुवेनाइल। तो यहाँ पर वो काम कौन करेंगे, सॉरी यहाँ पे टोडलर नहीं होंगे, टोडलर तो यहाँ पे 3 साल तक के बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सी एज के बच्चे होंगे, वो होंगे आपके यंग एज। कौन से, यंग। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज एंटी सोशल बिहेवियर कमिटेड बाय पीपल, तो ये होंगे यंग एज वाले। अब यहाँ पर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में यदि हम बात करते हैं तो टीनेजर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में आते हैं। कौन से, टीनेजर। A blank group is a number of person working together towards a given goal according to set rule under the direction of a set of affair। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारे लोगों का ग्रुप यदि काम करता है कोई एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए, जो भी टारगेट दिया गया उसको अचीव करने के लिए एज पर रूल के, तो वो किस तरीके का ग्रुप होगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर इनवॉलंटरी ग्रुप। किस तरीके का ग्रुप ये कहलाएगा, जो एक यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक कोई सिंगल टास्क दिया जाता है, उसको हमें अचीव करना है, तो ये कहलाता है कौन सा ग्रुप, ये कहलाएगा फॉर्मल ग्रुप। अ नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ गिवन गोल अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ अफेयर। तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो एक ग्रुप के साथ काम करवाया जाएगा वो कहलाएगा फॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट वन, which is a group of biologically related person living together and sharing common kitchen and purse। तो यहाँ पर वो कौन सा ग्रुप है जो कि बायोलॉजिकली रिलेटेड है, बायोलॉजिकल मतलब मदर जो है, बच्चे हैं, वो सब एक साथ रह रहे हैं, कॉमन किचन शेयर करते हैं, तो वो किस तरीके का ग्रुप है, तो ये सबको पता होना चाहिए, फैमिली ग्रुप। क्योंकि बायोलॉजिकली यहाँ पे जो ग्रुप कंसीडर होगा वो फैमिली वाला ही होगा। नेक्स्ट वन, विच इज़ द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। तो क्या है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप बीच में स्ट्रगल करेगा, फंसने वाला काम हो जाएगा कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कम्युनिकेशन है, कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है। लेट से आपको मलाई भी खानी है और मीठा भी नहीं खाना है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच में फंस जाते हैं, तो ये आपका कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट इज़ द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ह्यूमन इंटरेक्शन का बेसिक एलिमेंट क्या है, कंपटीशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिक एलिमेंट है ह्यूमन इंटरेक्शन का कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के आप एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, किस तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक एलिमेंट से क्या है, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर रूट्स एंड ट्यूबर्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड टेपियोका आर गुड सोर्स ऑफ। तो जैसे जड़ों वाले जो यहाँ पे पौधों की बात की गई है, जैसे रूट्स प्लांट है, जैसे हो गया यहाँ पे आलू,
स्वीट पोटैटो इसको शकरकंदी कहेंगे, और टैपियोका जो कि गुड सोर्स है किसके हैं, प्रोटीन के, फैट के, कार्बोहाइड्रेट के कि मिनरल के, क्या इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जो स्वीट पोटैटो है आपके, कंपेयर टू, आप यदि स्वीट पोटैटो को कंपेयर करेंगे तो स्वीट पोटैटो में कम कार्बोहाइड्रेट होगा कंपेयर टू पोटैटो के। तो यहाँ पर जो पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, टैपियोका है, तीनों में क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, फैट नहीं होगा। फिर रिकेट्स इज अ डिसीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होगा, ए, के, बी या फिर डी। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से हम बात करें तो आँखों में प्रॉब्लम होगी, याद रखिए, आँखों में होगी। के की बात करें तो यहाँ पर इससे ब्लीडिंग के रिगार्डिंग होगा। बी के जो ग्रुप ऑफ विटामिन है, B1, B2, B3, तो इनसे अलग अलग बीमारी होंगी। और डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी। फिर यहाँ पर न्यूट्रिशनल एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो यदि आपके खाने पीने में किसकी कमी होगी जिसके कारण न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है। न्यूट्रिशनल आपका खाने पीने की वैल्यू से ही रिलेट करेगा, आयरन से, आयोडीन, सोडियम और फ्लोरीन से। तो आयोडीन की कमी से आपको घेंगा होगा। यहाँ पर जो आपको न्यूट्रिशनल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल वो होगा, वो क्या होगा, आयरन की कमी। क्या होगी, आयरन की कमी। पेपर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, बट आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छे सिलेक्ट किए गए हैं। मैंने इसको पीपीटी फॉर्मेट या वर्ड फॉर्मेट में इसलिए नहीं लाया ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, बट एक्चुअल में ऑफिशियल पेपर है ANM का। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, डीपनेस, ट्रिमर्स, पाल्पिटेशन या फिर ब्लाइंडनेस। जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि विटामिन ए की यदि हमारे खाने पीने में कमी होती है, बॉडी में कमी होगी हमारी, तो क्या होगी, आंखों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है ब्लाइंडनेस, अंधे भी हो सकती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ICDS स्कीम आई थी 1975 में। बेनिफिशियर्स एज ग्रुप क्या थी यहाँ पर, नर्सिंग मदर और लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे यहाँ पे क्या थे, इंक्लूडेड किए गए थे। तो ICDS स्कीम के तहत आशा वर्कर को भी यहाँ पे हायर किया जाता है। तो आपको याद रखना है ICDS स्कीम, आंगनवाड़ी जितने भी सेंटर हैं वो ICDS के तहत ही काम करते हैं। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम की शुरुआत हुई थी कब से, 1975 में। इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है, ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम 1975 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट वन इज पेस्ट्रीज आर कुक्ड बाय, तो ब्रेड हैं जो, केक हैं, पेस्ट्री किस मेथड से इनको कुक किया जाता है, बॉइलिंग से, स्टीमिंग से, बेकिंग से या फिर फ्राइंग से। फ्राइंग में आपका जो पूड़ी, समोसा है, सब आता है आपका। स्टीमिंग में लाइक जो भाप से जो भी चीज़ें बनती हैं वो, लाइक इडली हो गया आपका। बॉइलिंग में जिन चीज़ों को आप पानी में डाल के बॉईल करते हैं। तो ब्रेड, केक और पेस्ट्री सबको पता है क्या है, बेकिंग मेथड में है। किस में आएंगी, बेकिंग में। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या है कि जो नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू ड्यू टू सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के कारण, जिसके कारण इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस भी बढ़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। क्या वैल्यू कहलाएगी, जिसमें हमारा शरीर, साइज ऑफ मास ऑफ टिश्यू भी बढ़ेगा क्योंकि सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस भी बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर साइज बढ़ने की बात की जा रही है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हो रही है जो ग्रोथ के बारे में। डेवलपमेंट यदि हम बात करते हैं तो जो मैच्योरेशन होगा, किसका होगा, ब्रेन में आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, वो होगी। तो यहाँ पे क्या है, आपकी साइज ऑफ द बॉडी बढ़ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गई ग्रोथ। नेक्स्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीजेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन या फिर प्रोटोजोआ। क्या कहलाएंगे, वो जो डिसीज कॉज करते हैं वो कहलाते हैं पैथोजन।
क्योंकि डिसीज़ तो इन सब से होगी, प्रोटोजोआ से होगी, वायरस से होगी, बैक्टीरिया से होगी, लेकिन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग द डिसीज दैट इज कॉल्ड द पैथोजन। क्या कहलाएंगे? पैथोजन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ट्रेडिशनली डिजाइंड एज द पीरियड फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर ऑफ एज। 1 महीने से लेके 1 साल की उम्र तक का पीरियड क्या कहलाता है? न्यूनेट, ये 30 डेज तक का होता है। इन्फेंसी, टोडलर या प्री स्कूलर, तो ये कहलाता है इन्फेंसी पीरियड। 1 मंथ टू 1 ईयर तक का पीरियड क्या कहलाएगा? इन्फेंसी पीरियड। अब यहाँ पर 1 to 3 ईयर का कहलाता है टोडलर। कितना? टोडलर। 3 to 6 ईयर का कहलाता है प्री स्कूलर। 6 to 12 ईयर का क्या कहलाता है? स्कूलर। फिर आपका 10 to 19 के बारे में हम बात करें तो ये कहलाता है टीनेजर और एडोलेसेंट ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर जो पीरियड है 1 महीने से 1 साल तक का जो जीवन काल है बच्चे का, वो कहलाता है इन्फेंसी पीरियड। यदि 30 दिनों तक की हम बात करते हैं वो होता है न्यूनेटल पीरियड। ओनली 1 मंथ का तो न्यूनेटल होता। एज अ रूल मोस्ट इन्फेंट्स दे आर बेट एट 4 to 6 मंथ। तो एज पर रूल के यहाँ पर ये लिखा है 4 to 6 मंथ में बच्चों का वजन कैसा हो जाता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल या क्वाड्रिपल। तो 4 से 6 महीने के बीच में, मतलब बच्चा 4 महीने से लेकर 6 महीने की उम्र का है, तो उस दौरान बच्चे का वजन कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। 1 साल की हम बात करें तब होता है ट्रिपल। कितना? ट्रिपल। 2 साल की बात करें तो क्वाड्रिपल, मतलब 4 गुना। तो बर्थ वेट के, याद रखें, बर्थ वेट के 4 से 6 महीने के बाद बच्चे का वजन कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। नेक्स्ट वन, विच रिफर्स मेनली टू चेंजेस इन द यूट्रस एंड ओवरीज विच रीअकर साइक्लिकली फ्रॉम द टाई ऑफ द मीनार्ची टू द मेनोपॉज। तो यहाँ पर ये देखिए, मेनली टू चेंजेस इन द यूट्रस एंड ओवरीज। यूट्रस और ओवरीज में कुछ चेंज होते हैं जिसके कारण रीअकर होगा और साइक्लिकल फॉर्म में होगा। मतलब रीअकर मतलब बार बार होगा, जो कि मीनार्ची से शुरुआत होगी, मतलब पीरियड्स स्टार्ट होने से होगा, और मेनोपॉज की उम्र तक, मतलब जब तक पीरियड्स बंद नहीं हो जाएंगे तो वो प्रोसेस पूरी क्या कहलाएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल सिम्टम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बहुत ही सिंपल है। मीनार्ची में फर्स्ट पीरियड आता है, मेनोपॉज मतलब पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। सेसेशन ऑफ पीरियड है यहाँ पर मेनोपॉज, और स्टार्टिंग क्या है? मीनार्ची। यूट्रस और ओवरीज में कुछ चेंज होंगे और बार बार होंगे और साइक्लिकल फॉर्म में होंगे, तो ये कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द केयर ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला की केयर की जाती है वो कौन सी केयर है? प्री कॉन्सेप्शन केयर, इंटरनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर या फिर एंटीनेटल केयर। पूरा यहाँ पे बात की गई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में जो केयर होती है वो कहलाती है प्री नेटल केयर और एंटीनेटल केयर। आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो केयर होती है 42 डेज तक, वो कहलाती है पोस्ट नेटल केयर। डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी यहाँ पर क्या है? ड्यूरिंग द डिलीवरी होती है वो कहलाती है इंटरनेटल केयर। प्री कॉन्सेप्शन केयर का मतलब होगा वो केयर जब आप कंसीव करना चाहते हैं उस दौरान पूरी आपकी जो देखरेख होती है वो होगी। लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो केयर है इसको आप प्री नेटल केयर भी कह सकते हैं और एंटीनेटल केयर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, What is the vaginal discharge during puerperium containing blood, mucus threads of epithelium, decidual membrane and colostrum crystals and is usually present for 2 weeks। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द परपीरियम पीरियड होता है 42 दिनों का, बच्चा पैदा होने से लेके 42 दिनों का, जिसमें ब्लड होगा, म्यूकस होगा, एपिथीलियम होगी। वो क्या है? वाइट डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुएशन, लोचिया, फिर चीजी डिस्चार्ज। तो ये कहलाता है लोचिया। क्या कहलाएगा? ये कहलाता है लोचिया। आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है वो कहलाता है लोचिया। क्वेश्चन है, अ न्यूबॉर्न वेटिंग लेस देन 2.5 kg एट बर्थ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। तो यदि बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है, मतलब 2.5 किलो से कम का बच्चा पैदा हुआ है, एज पर जो जेस्टेशनल एज रही है, जो मतलब 37 वीक का पीरियड है, उसमें भी बच्चे का वजन कितना हुआ? 2.5 kg का बच्चा हुआ है, तो क्या है? टर्म बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी है।
ये किस तरीके का बच्चा कहलाएगा? जो यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, मतलब जेस्टेशनल एज सही रही, जेस्टेशनल एज सही रही तो ये टर्म बेबी नहीं होगा। 37 वीक के बाद जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं टर्म बेबीज। लेकिन बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है तो वो कहलाएगा लो बर्थ वेट बेबीज़, क्योंकि जो नॉर्मल इंडियन बेबीज़ की हम बात करें तो 2.5 to 3 kg तक है जो नॉर्मल बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे बच्चे का वजन कहा है कि जेस्टेशनल पीरियड प्रॉपर रहा है, कंटिन्यू अच्छा रहा है, मतलब 37 हफ्ते हो गए होंगे, बट वजन है जो बच्चे का 2.5 kg आया है, मतलब ये क्या है, लो बर्थ वेट बेबी पैदा हुआ है। फिर यहाँ पर विच मीन्स ओवरसीइंग द एम्प्लॉयज़ एट वर्क, तो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए देखना, उनके जो भी वर्किंग एरिया है वो क्या है, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, सुपरविज़न या फिर कम्युनिकेटिंग, ये कहलाता है सुपरविज़न करना। सुपरविज़न का मतलब है ओवरसीइंग द एम्प्लॉय एट द वर्क। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, कंपोजिशन, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसी भी देश की जनता की जो साइज है, वहाँ के जो अलग अलग जाति के लोग हैं, उनका बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या कहलाएगा, सर्वे, पॉपुलेशन स्टडी, फैमिली सर्वे या फिर डेमोग्राफी, तो ये कहलाती है हमारी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी है किसी भी देश की जनता के ऊपर स्टडी करना, कितनी जनता है, किस साइज की है, तो वो सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। डेमो मतलब होता है प्यूपिल्स। नेक्स्ट वन, द MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत ओनली 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो MTP एक्ट है कब पास हुआ था, ये हमने बहुत बार पढ़ा है क्वेश्चन। तो एक्ट पास हुआ था 1971 में इंडियन पार्लियामेंट में। जो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 में इसको पास किया गया था। स्ट्रेटनिंग आउट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ फ्लेक्शनिज्म, तो यदि किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन से स्ट्रेट आउट करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं, तो क्या है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है। एडक्शन में आप अंदर की तरफ लाएंगे, एबडक्शन में बाहर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेच आउट करना है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सटेंशन, मतलब अंदर की साइड से आप बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो क्या एक्सटेंशन है कहलाएगा। स्ट्रेंथनिंग आउट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन, फ्लेक्शन से और बाहर की तरफ आप जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वो क्या है, एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन, विच ड्रेसिंग कॉमनली नोन एज प्लास्टर्स आर यूजफुल फॉर स्मॉल वुंड, तो किस तरीके की ड्रेसिंग है जो कॉमनली यूज़ की जाती है छोटे घाव के लिए, टेप्स, गॉज, अधेसिव या फिर बैंडेज, किस तरीके की ड्रेसिंग का इस्तेमाल होता है यदि कोई छोटे मोटे घाव हुए हैं तब अधेसिव टेप है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच इज़ अ स्क्रैपिंग अवे ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, तो किस तरीके की चोट में आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो स्क्रैप होगी स्किन की, एब्रेशन में, डीप वुंड, गन शॉट वुंड या फिर कॉन्ट्यूज्ड वुंड, तो जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिसमें ओनली सुपरफिशियल स्किन बस क्या होगी, सुपरफिशियल लेयर बस स्क्रैप होगी, तब एक तरीके से छिलना जिसको आप कहेंगे तो वो कहलाता है एब्रेशन। डीप वुंड में स्किन का ऊपरी हिस्सा बस नहीं, अंदर इनर लेयर भी क्या होगी, अफेक्ट होगी, गन शॉट में भी होगी, कंट्यूज्ड वुंड में भी होगी, लेकिन एब्रेशन में ओनली क्या होगी, सुपरफिशियल लेयर बस छिलेगी। नेक्स्ट वन, फीमर, टिबिया एंड पटेला आर बोन्स ऑफ, तीनों कहाँ की बोन्स हैं, फीमर, टिबिया, पटेला, रिस्ट की, हिप की, नी की या फिर एंकल की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तीनों हैं कहाँ की, नी की बोन्स, फीमर, टिबिया, पटेला। पटेला को तो आपको पता होना चाहिए, नी कैप के नाम से भी जाना जाता है। विच इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन इज, तो यदि हड्डी टूटती है तो उसको आप क्या कहेंगे, बोन्स की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होगी, क्या कहलाएगी, फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर डिसलोकेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहलाएगा हड्डी का टूटना ही है यहाँ पर, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हार्ट, किडनी, पैंक्रियाज और लिवर, सबको पता है हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तो क्या होगी, लिवर होगी, क्या होगी, लिवर। नेक्स्ट वन, कर्डल्स
मिल्क बाय कन्वर्टिंग कैसिनोजन इनटू कैसिन। तो जो कर्डल्ड मिल्क है कैसिनोजिन को कैसिन में कन्वर्ट करके बनेगा, तो वो यहाँ पर किसके थ्रू बनेगा? पेटेलिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर लाइपेज। किसकी प्रेजेंस में ये काम होगा? तो ये होता है रेनिन की, इसकी रेनिन की। नेक्स्ट वन इज अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्वस टिश्यू लाइंग इनसाइड द स्पाइनल कैनाल। तो यहाँ पर जो थिक, यहाँ पर क्या है? एक थिक कॉर्ड है नर्वस टिश्यू के जो कि अंदर की तरफ रहेंगे स्पाइनल कैनाल की। ये क्या है? क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है या फिर नर्व फाइबर्स हैं। थिक कॉर्ड ऑफ नर्वस टिश्यू एक तरीके से क्या है? थिक कॉर्ड ऑफ नर्वस टिश्यू है, तो ये कहलाएगी स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगी? स्पाइनल कैनाल के अंदर रहेगी, कहलाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन विच इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट हम किससे लेते हैं? नाक से, तो स्मेल करेंगे, आइस, ईयर्स या टंग। तो यहाँ पर ऑर्गन ऑफ टेस्ट की बात करी जा रही है, तो क्या होगी? हमारी जीभ। ईयर सुनने के लिए, बैलेंस के लिए होंगी, आंखें देखने के लिए होंगी, नोज स्मेल के लिए होगी। नेक्स्ट वन इज what is defined as significantly sub-average intellectual functioning during the developmental period and significant deficit or impairment in adaptive behavior। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है जिसमें हमारा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ड्यूरिंग जो डेवलपमेंट पीरियड में जो हमारी इनर, यहाँ पर हमें कह सकते हैं इनर फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, क्या रहेगी? सब एवरेज होगी या कम होगी। इसके कारण हमारे बहुत सारे काम भी डिस्टर्ब रहेंगे। हेडेक होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, कि मेंटल रिटार्डेशन कहलाएगा? ये कहलाएगा मेंटल रिटार्डेशन। क्या कहलाएगा? मेंटल रिटार्डेशन। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यहाँ पे हमारी क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एज पर एज के क्या है? कम है, इम्पेयरमेंट हो रही है। इसके कारण हमें बिहेवियर को अडॉप्ट करने में जो भी आसपास चीज़ें चल रही हैं, तो वो कहलाता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन, MR, जिसको आप कह सकते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। फिर यहाँ पर विच इज़ द ब्रांच ऑफ साइकेट्रिक विच सीज एन इंडिविजुअल्स साइकेट्रिक सिम्टम एज इंसेपरेबली रिलेटेड टू द फैमिली इन विच ही लिव्स। तो यहाँ पर साइकेट्रिक की कौन सी ब्रांच है जिसमें साइकेट्रिक सिम्टम्स को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है जिस भी फैमिली में वो रह रहा है? इंडिविजुअल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी या फिर बिहेवियर थेरेपी है? कौन सी थेरेपी कहलाएगी? तो यहाँ पर फैमिली थेरेपी कहलाएगी। जहाँ पर वो रह रहा है वहीं पर यदि आप जो भी उसको चेक करना चाहते हैं वो सब चीज़ें, तो वो क्या होगी? फैमिली थेरेपी। नेक्स्ट वन इज विच इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। तो स्टमक का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? सबको पता होना चाहिए, कहलाता है गैस्ट्राइटिस। क्या है? गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट वन ओटाइटिस मीडिया इज़ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द। तो ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस का मतलब होता है ईयर में इन्फेक्शन होना, मिडिल पार्ट में ईयर के इन्फेक्शन होना, तो क्या कहलाएगा? ओटाइटिस मीडिया इज़ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द ईयर्स। रिस्टोरिंग पीपल टू यूजफुल फंक्शन इन फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड वोकेशनल एरियाज ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी सब तरीके से क्या करते हैं? उनके एरिया में उनकी जो सोचने की क्षमता है या उनके जो काम करने की क्षमता है उसको क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन है, रिस्टोरेशन है, कम्युनिकेशन है या फिर रिहेबिलिटेशन है? ये प्रोसेस कहलाती है रिहेबिलिटेशन। क्या कहलाती है? रिहेबिलिटेशन। एक ऐसी प्रोसेस है in which we restore the pupils to useful functioning in physical, mental, social and in economic way। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन what are used to prevent the spread of microorganism towards and from the patient through the respiratory route। तो किसके थ्रू आप है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोक सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है? ग्लव्स होंगे, क्या फेस मास्क होगा, कैप होगा कि गाउन होगा? बहुत पहना है हमने, ये होगा हमारा क्या? फेस मास्क। फेस मास्क के थ्रू आप रेस्पिरेटरी रूट के में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं उनकी एंट्री होने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा नोज़ और माउथ दोनों कवर रहेंगे जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट वन इज
विच इज़ डिफाइंड एज यूटिलाइजेशन ऑफ मॉइस्ट हीट टू लूजन लंग कंजेशन एंड हेल्प लिक्विफाई द सीक्रेशन। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखिए, डेफिनेशन पूछी गई है कि जो मॉइस्ट हीट है, मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल किया जाएगा लंग कंजेशन को कम करने के लिए, जो म्यूकस वहाँ पे जमा है उसको लूज़ करके ताकि लिक्विफाई करके बाहर निकाला जाए। स्टीम इनहेलेशन, हॉट फर्मेंटेशन, इंफ्रारेड थेरेपी या फिर हॉट वाटर बैग, बहुत ही इजी है। तो ये क्या कहलाता है? कहलाता है स्टीम इनहेलेशन। फिर यहाँ पर विच मीन्स क्लीनिंग एंड मसाजिंग बैग, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द प्रेशर पॉइंट। तो प्रेशर पॉइंट पर क्या है? प्रेशर पॉइंट पर आपको वहाँ पर क्लीनिंग कर रहे, मसाज करते हैं। तो ये क्या है? हेड केयर है, माउथ केयर, बैक केयर या फिर फुट केयर है? एक केयर कहलाती है बैक केयर। क्या है? बैक केयर, मसाजिंग द बैक, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द प्रेशर पॉइंट्स। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है बैक केयर। पर इन फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इज सॉलिड डोज फॉर ओरल यूज़। तो यहाँ पर सॉलिड डोज की बात की जा रही है, तो ना ही लोशन होगा ना ही ये सिरप होगी। क्या होगा कि मेडिकेशन का सॉलिड डोज है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, ओरल यूज़ करना है आपको। तो ये क्या होगा? ये आपका सॉल्यूशन होगा कि कैप्सूल होगा? ये आपका कहलाएगा कैप्सूल, क्योंकि सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा लेकिन सॉलिड डोज की बात की जा रही है, वो क्या होगा? कैप्सूल। नेक्स्ट वन, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज एन इन्फेक्शन ऑफ। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम ओटी में होने के चांसेस, लेबर रूम में होने के चांसेस बच्चे को ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कहाँ का इन्फेक्शन है? आइज़ का, नोज़ का, ईयर का या फिर टंग का? तो ये है इन्फेक्शन कहाँ का? आँखों का। नेक्स्ट वन, which is a process by which the pathogens as well as spores and virus are destroyed। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पोर्स और वायरस दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसी भी पैथोजन की स्पोर और वायरस दोनों डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या? स्टरलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, क्लीनिंग या फिर क्लोरिनेशन। तो ये प्रोसेस कहलाती है स्टरलाइजेशन। क्या कहलाएगी? स्टरलाइजेशन प्रोसेस। फिर यहाँ पर विच इज़ द आर्ट ऑफ फीलिंग विद द हैंड। तो यहाँ पर जो हमने असेसमेंट मेथड पढ़ी है, यहाँ पर, तो यहाँ पर फीलिंग विद द हैंड, जो आप हाथ से टच करके फील करते हो, क्या इंस्पेक्शन है, परकसन है, ऑस्कल्टेशन है कि पाल्पेशन है? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पाल्पेशन, क्योंकि यहाँ पे कहा है फीलिंग विद द हैंड, हाथों से टच करके जो भी आप फील करते हैं मतलब आप पाल्पेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर which is an ulcer occurring on the skin of any bedridden patient, particularly over bony prominences or where two skin surface press against each other। ये कौन से अल्सर कहलाएंगे? जहाँ पर स्किन है जो फोल्ड रहेगी और स्पेशली बेड रिडन पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं। तो ये कहलाते हैं बेड शोर, जिसको आप डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी याद रख सकते हैं, बेड शोर के नाम से भी आप इनको याद रख सकते हैं। और विच इज़ डिफाइंड एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द रेक्टम। यदि हम रेक्टम में कोई फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या है? एनिमा, बाउल वॉश, स्टमक वॉश या फिर सपोजिट्रीज। तो सपोजिट्री तो यूज़ की जाती है, कोई मेडिकेशन इंट्रोड्यूस की जाएगी या फिर फीकल मटेरियल उसको खाली करने के लिए, बट यहाँ पे फ्लूइड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये कहलाता है एनिमा। लेफ्ट लेटरल पोजीशन यहाँ पे यूज़ की जाती है, किसके लिए? एनिमा देने के लिए। तो याद रखिए, एनिमा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रेक्टम को खाली करने के लिए फ्लूइड भेज सकते हैं, इन फ्लूइड वे में मेडिकेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर रेक्टम को खाली करने के लिए या फिर रेक्टम में आप कह सकते हैं कोई फ्लूइड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा एनिमा। पोजीशन की बात करें, लेफ्ट लेटरल और साइड लाइन पोजीशन है जो मेनली यहाँ पे यूज़ की जाती है। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ डिफाइंड एज द इंटरचेंज ऑफ गैसेस इन एंड आउट, मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर। तो ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप गैसों का आदान एक्सचेंज होगा, इन और आउट होगी, जिसके कारण फ्रेश एयर अंदर आएगी और जो गंदी एयर है उसको बाहर निकाला जाएगा। रेडिएशन, वेंटिलेशन, एस्पिरेशन या फिर कन्वेंशन, ये कहलाता है वेंटिलेशन। क्या होगा? वेंटिलेशन। फ्रेश एयर इन एंड जो फाउल एयर है, स्मेली एयर है, वो क्या होगी? बाहर निकाली जाएगी। नेक्स्ट वन, विच इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। तो गम्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहेंगे? ग्लोसाइटिस तो टंग का है, किसका है? ग्लोसाइटिस टंग का है। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स का है।
गम्स का इन्फ्लेमेशन कहलाता है जिंजिवाइटिस। क्या कहलाएगा? जिंजिवाइटिस। ग्लोसाइटिस का है तो टंग का है, जीभ का है। फिर यहाँ पर विच इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन। तो हमारे शरीर का नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा? स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट, इमेज या फिर लैंग्वेज। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट, तो ये कहलाता है क्या? स्ट्रेस। क्या है ये? स्ट्रेस। People saying that they are sad, depressed, down, moved out, feeling that they have lost interest in everything and that they are isolated, all these refers to। तो यहाँ पर कोई कहता है कि क्या है? काइंड ऑफ डिप्रेशन उसको फील हो रहा है, मूड अच्छा नहीं है, लॉनली टाइप फील हो रहा है, किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लग रहा है, तो ये क्या है? हैप्पी बिहेवियर है? बिल्कुल नहीं है। सैड बिहेवियर है, डिप्रेसिव बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है? तो ये नॉर्मल भी नहीं है, ना ये हैप्पी है, ना आप हमेशा खुश रह सकते हैं, ना आप हमेशा दुखी रह सकते हैं। तो ये आपका कौन सा बिहेवियर कहलाएगा? ये कहलाएगा डिप्रेसिव बिहेवियर। क्योंकि मूड आउट है कि उनको ऐसे लग रहा है कि उनका सब कुछ चला गया, लुट गए वो, तो यहाँ पे वो सब क्या है? डिप्रेसिव बिहेवियर। नेक्स्ट वन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नोज़ रहेगा भाई, फेरिंग्स रहेगा, लंग्स रहेंगे, किडनी कहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएंगी? तो ये आपका नहीं होगा। पेपर जिन्होंने भी बनाया होगा गवर्नमेंट ने, तो बहुत ही अच्छा, बहुत इजी पेपर दे दिया है। फिर यहाँ पर व्हाट मीन्स द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। तो हमारे शरीर से बॉडी से जो वेस्ट एलिमिनेट होता है वो क्या है? वो कहलाता है एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन क्षमता है, रेस्पिरेशन मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना, डाइजेशन का मतलब फूड का डाइजेशन होना। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन है बॉडी से वेस्ट का वो कहलाएगा एक्सक्रीशन। फिर है ऑर्गन ऑफ द साइट। साइट मतलब विज़न के लिए। क्या है? ऑर्गन ऑफ द साइट कौन सा होगा विज़न के लिए? कान तो होंगे नहीं, यहाँ पे आपकी आंखें ही होंगी, तो आप आंखों को ही मार्क कीजिएगा। फिर है इनेबिलिटी टू स्लीप, नींद ही नहीं आ रही। नार्कोलेप्सी है, नहीं है तो नींद में चलने की बीमारी हो गई, ये कहलाता है इंसोम्निया, नींद ही नहीं आ रही है। क्या है? इंसोम्निया। पर विच मीन्स टुवर्ड द फ्रंट, इसका मतलब क्या है? जो फ्रंट की तरफ है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या फिर डिस्टल। तो यहाँ पर ये कहलाता है एंटीरियर, मतलब फ्रंट साइड की बात की जा रही, मतलब एंटीरियर। बैक की बात की जाएगी तो पोस्टीरियर। फिर यहाँ पर विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्लैडर एंड रेक्टम। तो हमारे शरीर की कौन सी कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लाइक यदि मेल में बात करें आप तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे, ब्लैडर होगा, रेक्टम होगा। क्रेनियल कैविटी, तो यहाँ तो आपका ब्रेन रहेगा। क्या रहेगा? ब्रेन रहेगा। एब्डोमिनल कैविटी में आपके स्टमक वगैरह रहेंगे। और अब थोरेसिक और एब्डोमिनल, इन दोनों के बीच की जो कैविटी को अलग करने का काम करता है वो डायफ्राम मसल करती है। ये सभी जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे, और जो ब्लैडर है, रेक्टम है, सब कहाँ पे होते हैं? पेल्विक कैविटी में होंगे। थोरेसिक में आपका जो चेस्ट वाला एरिया है वो है, और थोरेसिक कैविटी में आपके क्या होंगे? लंग्स होंगे, हार्ट होंगे, रिब केज के अंदर स्टोर रहेंगे। तो यहाँ पर क्रेनियल की बात करें तो ब्रेन यहाँ पे है, आपका स्पाइन कॉर्ड है, लेकिन बात की जा रही है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ब्लैडर और रेक्टम की, तो ये सभी कहाँ पे रहेंगे? पेल्विक कैविटी में। नेक्स्ट वन इज स्कैल्ड इज एन इंजरी कॉज्ड बाय। तो यदि किसी को स्कैल्ड जो जलने के कारण होगा तो कौन सी हीट से होगा? मॉइस्ट, ड्राई, करेंट या फिर केमिकल। करंट से तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बर्न इंजरी होगी वो होगी। केमिकल से किसी भी तरीके के लाइक एसिड हो सकते हैं। ये कौन सी इंजरी होगी? जो आप यदि कोई गर्म बर्तन अचानक से टच कर लिए, गैस के ऊपर रखा है, तो भाप के कारण जो इंजरी होगी वो कहलाएगी स्कैल्ड इंजरी, जिसको हम मॉइस्ट हीट की इंजरी भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर सनरेज एंड लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ब्राइट सरफेस कैन कॉज डैमेज टू द स्किन एंड आइज इज नॉन वेज। तो धूप की किरणों से हमारी स्किन जलती है। धूप की किरणों से जो स्किन और आँखें को डैमेज पहुँचेगा वो क्या है? केमिकल बर्न नहीं है, नए लाइट के कारण हो रहा है, कहलाएगा हमारा रेडिएशन बर्न। क्या होगा? रेडिएशन बर्न। नेक्स्ट वन इज
द मेथड डिफाइंड एज प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प वुमेन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ऐसी मेथड जिसमें कोई भी महिला अवॉइड कर सकती है अनवांटेड प्रेगनेंसी को, वो क्या है? कॉन्सेप्शन है, कंसीव है, कॉन्ट्रासेप्शन है या कॉन्डोम है। तो वो मेथड जिसमें कोई भी महिला अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती है वो कहलाती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एज अ प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प वुमेन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बहुत सारी सब मेथड्स हैं। ट्यूबेक्टोमी है, वैसेक्टोमी है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए, वैसेक्टोमी मेल के लिए। परमानेंट है, कॉन्डोम है, बहुत सारी पिल्स आती हैं। तो वो सभी मेथड जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है कहलाती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट वन, कॉन्डोम इज़ द बैरियर्स मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्डोम सबको पता है बैरियर मेथड है, एक सिंगल मेथड है जिसके थ्रू एसटीडी को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये बैरियर मेथड किस तरीके की है? केमिकल, मैकेनिकल, इंट्रायूट्राइन, हार्मोनल। तो इसमें हार्मोन होंगे नहीं, ना इंट्रायूट्राइन है। मैकेनिकल बैरियर मेथड कौन सी है? मैकेनिकल बैरियर मेथड। फिर है व्हाट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या फिर थायरोक्सिन। तो जो हार्मोन किससे रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट वन, इन 1992 यूनिसेफ एंड WHO लॉन्च्ड द टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। तो 1992 में, यहाँ पे देखिए आप, 1992 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्या है? एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था यूनिसेफ और WHO ने मिलके ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए। तो क्या है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब MCH केयर, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम या फिर मिड डे मील प्रोग्राम। तो कौन सा प्रोग्राम लेके आया गया था? यूनिसेफ और WHO ने लाया था BFHI इनिशिएटिव, जिसके तहत रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए कि बच्चे को कितने घंटे के अंदर दूध पिलाना है। वो सभी पॉलिसी यहाँ पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। और ये जो प्रोग्राम है 1992 में BFHI इनिशिएटिव आया था, यूनिसेफ और WHO ने मिलके इसको लॉन्च किया था। विच आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंटेंट इन द फूड। तो हमारे खाने में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेंगे। तो वो क्या है? न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के हैं, वो सब कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अब दो तरीके के होते हैं, माइक्रोवी और मैक्रोवी। माइक्रो एंड मैक्रो, तो यहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। और यदि हम मैक्रो की बात करते हैं मतलब छोटे छोटे, तो यहाँ पर वो माइक्रो की बात करते हैं तो मिनरल्स और विटामिन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हैं जो कि फूड में रहेंगे। नेक्स्ट वन, विच कंप्राइज अ वेराइटी ऑफ ग्राम्स आल्सो नोन एज दाल्स। तो यहाँ पर कौन सी बहुत सारे ग्राम्स हैं? मतलब यहाँ पर अनाज हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो दालें बनाते हैं। पल्सेस, वेजिटेबल, नट्स और फ्रूट्स। तो ये भी बहुत ईजी है। तो पल्सेस क्या है? यहाँ पे दालें हैं पूरी। फिर यहाँ पर विच आर द चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 ईयर ऑफ एज। तो 3 से 6 साल के बच्चे प्री स्कूलर कहलाते हैं। कौन से? प्री स्कूलर। 1 से 3 के कहलाते हैं टोडलर। 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के कहलाते हैं क्या? इन्फेंट। स्कूल एज वाले कौन से रहेंगे? स्कूल एज वाले होते हैं 6 to 12 के। कितने? 6 to 12 के। यहाँ पे 3 to 6 पूछा है। 3 to 6 वाले कौन से? प्री स्कूलर, जो LKG, नर्सरी, UKG वाले बच्चे होते हैं वो। फिर यहाँ पर विच आर द 2 बीन शेप्ड ऑर्गन लाई हाई अप एट द बैक ऑफ द एब्डोमेन। तो 2 हैं जो बीन शेप ऑर्गन है हमारे शरीर में, जो बैक ऑफ द एब्डोमेन में रहेंगे। तो वो है हमारी किडनी। थायराइड एक होती, लिवर एक होता, पैंक्रियाज एक होती। इवन इतने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किडनी ही हैं जो पेयर में होती हैं और एब्डोमिनल बैक साइड में रहती हैं। विच इज़ अ नेचुरल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रन।
तो एक नेचुरल मीडियम है जो बच्चे की ग्रोथ को, कम्युनिकेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सेस हैं, प्ले है, डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्ले। क्या है ये, प्ले। प्ले इज़ अ नेचुरल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन एंड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट थिंग है। ग्रोथ में हमारी बॉडी की साइज बढ़ेगी, डेवलपमेंट में जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बढ़ेगी। फिर यहाँ पर द असेसमेंट ऑफ अपगार स्कोर इज डन एट आफ्टर द बर्थ। तो ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अपगार स्कोर में जो 5 पॉइंट चेक किए जाते हैं, एक बार होता है, कब होगा, एक बार तो होता है आफ्टर जन्म के 5 मिनट के बाद। ये मैं आपको दूसरा जो फर्स्ट होता है वो होता है 1 मिनट और दूसरा होता है 5 मिनट के बाद। तो 2 यहाँ पे याद रखना है। एक होता है इमीडिएटली, जब भी बच्चा जन्म लेता है उसके इमीडिएटली विदिन 1 मिनट के अंदर, और दूसरी बार आप करते हैं 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर असेसमेंट ऑफ अपगार स्कोर इज डन एट 1 मिनट एंड आफ्टर द 5 मिनट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पर इन विच द फूड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट फैट। तो यहाँ पर है जो हॉट फैट के कांटेक्ट में लाके जो फूड बनाया जाएगा वो क्या होगा, बॉयलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग या फिर बेकिंग। तो यहाँ पर तो ये सिंपल सा ही ये है फ्राइंग। फ्राई करके ही आप फूड को फैटी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच इज़ अ प्रोसेस इन विच इन्फेंट्स डाइट पैटर्न इज ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम लिक्विड फूड लाइक ब्रेस्ट मिल्क एंड सब्सटीट्यूट मिल्क प्रिपरेशन टू कुक्ड सॉलिड फूड। यहाँ पे देखिए, यदि बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है, बच्चा 6 महीने तक ओनली ब्रेस्ट मिल्क पीता है, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, लेकिन उस फूड प्रोसेस से अब बच्चे को आपको क्या करना है, उस डाइट प्लान से ब्रेस्ट मिल्क और जो बच्चा फार्मूला मिल्क पी रहा है, सब्सटीट्यूट मिल्क पी रहा है, उससे अब आपको बच्चे को सॉलिड फूड पे लेके आना है। तो क्या सप्लीमेंट्री फूड है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर ये वीनिंग है। क्या एक टर्म यहाँ पे आप उसके लिए यूज़ करेंगे, ये कहलाती है वेनिंग, जिसको आप अन्नप्राशन भी कह सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीड से बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड पे लेके जाना, मतलब कुक्ड सॉलिड फूड पे लेके जाना कहलाता है वीनिंग, और ये किया जाता है 6 मंथ के बाद। 6 महीने तक ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। तो यदि हमारे खाने पीने में, डाइट में प्रोटीन की कमी हो तब क्या होगा, न्यूट्रिशनल मरासमस, क्वाशियोरकर, मरासमस क्वाशियोरकर या फिर माल न्यूट्रिशन। क्या देखने को मिलेगा, यदि हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होगी तब, प्रोटीन की कमी होगी तब क्या होगा, एनर्जी की कमी होगी, मतलब कैलोरी की कमी होगी तब क्या होगा। तो यदि प्रोटीन की कमी हो रही है तब आप क्या कहेंगे, क्वाशियोरकर। क्या होगा, क्वाशियोरकर। लेकिन एनर्जी की कमी होगी तब आप कहेंगे मरासमस। क्या कहेंगे, मरासमस। दोनों को कॉम्बिनेशन हम बात करें, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर हुआ, और यदि एनर्जी की कमी हुई तो मरासमस है जो होगा। फिर यहाँ पर विच इज़ ऑल्सो नोन एज द स्कूल लंच प्रोग्राम। तो स्कूल लंच प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम कहलाता है, मिड आफ्टरनून प्रोग्राम, मिड लंच मील प्रोग्राम या फिर मिड डे मील प्रोग्राम। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम। क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम, जिसको स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। फिर है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन बी, विटामिन के, सी या फिर डी। ये भी बहुत ही ईजी है। तो प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा, एक चीज़ याद रखें, ब्लीडिंग के रिगार्डिंग या ब्लड के रिगार्डिंग कोई विटामिन पूछे तो वो है विटामिन के। फिर यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा कि कैल्शियम होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप किसको मार्क कर सकते हैं, कैल्शियम को। फिर है यहाँ पर it is the process by which individuals and group of people learn to behave in a manner conducive to the promotion, maintenance and restoration of health। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें लोग अकेले या ग्रुप में बैठकर जो अच्छी चीज़ें सीखेंगे अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए, वो क्या है, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टॉक, हेल्थ केयर है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन। किस कैटेगरी में आएगा ये, ऐसी प्रोसेस जिसमें लोग अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं।
जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश कर सकते हैं, वो कहलाती है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वन, विच इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो बहुत ही ईजी है, तो प्रोटीन कहलाता है कौन सा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट इज द फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, तो ऐसी फैमिली जिसमें पति पत्नी और अनमैरिड बच्चे रहते हों, वो कौन सी फैमिली है, न्यूक्लियर, जॉइंट, पैट्रियार्चल या फिर मैट्रियार्चल। तो ये फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, बच्चों की शादी नहीं होती, वो कहलाती न्यूक्लियर फैमिली। जब यहाँ पर ऐसी फैमिली हस्बैंड वाइफ और बच्चे मैरिड रहने लगे साथ में, तो वो कहलाती है जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट वन, जनरली मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर परस्यूट ऑफ कॉमन गोल, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट या फिर कम्युनियन। तो कोई भी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब साथ में काम किया जाता है तो वो कहलाता है कोऑपरेशन। क्या होगा, कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए हम 100 क्वेश्चन तक पहुंचने ही वाले हैं। ओनली 10-11 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि आपके कम्युनिटी के हैं, पूरे कम्युनिटी के क्वेश्चन हैं। द एम ऑफ विलेज हेल्थ गाइड स्कीम इज़ टू हैव 1 विलेज हेल्थ गाइड पर विलेज और पर पॉपुलेशन। जो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम है, VHGS स्कीम है, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम है, तो इसके अकॉर्डिंग एज पर विलेज पर पॉपुलेशन, तो एक जो विलेज हेल्थ गाइड है एक कितनी जनता के बीच में रहेगी, 500, 1000 या फिर 1500 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक विलेज हेल्थ गाइड अपॉइंट की जाती है 1000 जनता के बीच में, कितनी, 1000 जनता के बीच में। फिर यहाँ पर और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस अमंग वुमेन इन रूरल एरिया, तो जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर एक जो एज अ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है वो कौन है, आशा वर्कर है, फीमेल हेल्थ वर्कर है या फिर ANM वर्कर है, कौन होगी जो यहाँ पर एक काम करेगी, या फिर दाई होगी। तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस कहा जाता है दाई को। किसके लिए कहा जाता है, जो दाई होती हैं। पहले के ज़माने में कोई भी हॉस्पिटल जब नर्सेस नहीं होती थी तब यही दाईज हैं जो क्या करवाती थी, डिलीवरीज करवाती थी महिलाओं की। तो जो दाई और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट हैं वो कौन कहलाती हैं, वो कहलाती हैं दाई। नेक्स्ट वन, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ आर एट इन USA, तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर USA में कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। फिर यहाँ पर द इज़ इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग केयर फॉर वार वेटरन्स इन मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर, इट इमरजेंसी रिलीफ इन हेल्थ एजुकेशन फॉर द पब्लिक एंड इन नर्सिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर कौन है काम करेगा, जब भी कोई युद्ध वगैरह होंगे उस टाइम पे बच्चों की केयर करना, मैटरनिटी केयर करना, इमरजेंसी में केयर करना, तो वो सब काम कौन करता है, भारत सेवक समाज, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन रेड क्रॉस या फिर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये काम करता है रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो यहाँ पर इंडियन रेड क्रॉस। डिस्ट्रॉय द विच ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द पेशेंट बिकम द विक्टिम ऑफ मैनी फैटल इन्फेक्शन एंड सिस्टम टू प्रॉब्लम्स विच रिजल्ट इन डेथ। तो एड्स में जो HIV वायरस कॉज करता है, एड्स को कौन कॉज करता है, HIV वायरस, इससे हमारा कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा, इसके कारण और दूसरे इन्फेक्शन भी होने लगते हैं, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या फिर इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले अफेक्ट होता है एड्स में, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लाइक 0 हो जाएगी। और दूसरी बीमारी, एड्स से डेथ ना होने के पहले आप दूसरे इन्फेक्शन से आपकी डेथ हो जाएगी। इन 1974 WHO launched its against 6 most common preventable childhood disease। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में कौन सा ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कि 6 ऐसी चाइल्डहुड डिसीज़ के अगेंस्ट है जो वैक्सीन बनाएगा, काम करेगा। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंड प्रोग्राम या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो और इजी क्वेश्चन है, आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम और ऑन इम्यूनाइजेशन 1974 में WHO ने लॉन्च किया था। इसके तहत जो 6 मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं उसके लिए। फिर आफ्टर दैट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया गया था। एक्सपेंडेड के बाद UIP है जो आ गया था।
फिर है यहाँ पर द नेशनल गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट वन, अल्मा अटा डिक्लेरेशन इंक्लूडेड इम्यूनाइजेशन एज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर रीचिंग द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर। तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन शुरुआत में मैंने बताया था। तो जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है, जिसके तहत यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई गई थी वैक्सीनेशन के लिए, तो ये कब आया था? हेल्थ फॉर ऑल। तो ये आया था 2000 में, सन 2000 में। और ईयर आप 2000 याद रख सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल बाय द अल्मा अटा डिक्लेरेशन। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स से कौन सी साइंस है जो डील करेगी? वायरोलॉजी, इसमें तो ओनली वायरस की होगी। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की होगी। माइक्रोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द माइक्रोब्स, तो वो कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन, द पर्पस ऑफ टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर किसका पर्पस है? कि जो जनता है उसकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। हॉस्पिटल का काम है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है, नर्सिंग होम्स का है, कि हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डी, हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट वन, WHO डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी दैट इज कॉल्ड द हेल्थ। ये हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है एज पर WHO के। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विच इज़ द मेन रूरल हेल्थ सेंटर ऑक्यूपाइज अ की पोजीशन इन द नेशंस हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पर रूरल हेल्थ सेंटर में है, मेन यहाँ पे क्या है इसका? रूरल हेल्थ सेंटर में है। तो यहाँ पर एक क्या? हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ सेंटर, CHC, PHC या सब सेंटर। यहाँ की जनता में बता देती हूँ आपको, 80,000 से 1,20,000, यहाँ पे 20,000 से 30,000, यहाँ पे 3,000 से 5,000। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो कि आपको आज का ये पेपर बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर है, इजी है। इसमें आपकी मोस्ट ऑफ दी, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा था, 80% आपकी OBG और कम्युनिटी कवर करेगी। बाकी आपको यहाँ पर एनाटमी भी देखने को मिली, माइक्रोबायोलॉजी भी है, पैथोलॉजी भी है। तो सब तरीके के क्वेश्चन है। आई होप सो कि पेपर आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ANM का पेपर है। और जो ANM वाले बुक डायरेक्टली ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ओनली 450 रुपीज़ चार्जेस हैं बुक के। आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपका जो भी होम एड्रेस होगा उस पर आपको ये बुक है जो कोरियर करके भेजी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।